ज्ञान सर एक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य एक बहुत ही खास और विस्तृत कालक्रम को खोजना है। जी बिल्कुल। आज हम प्राचीन बिहार के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो पाषाण काल के साधारण पत्थरों से शुरू होकर शक्तिशाली पालवंश तक जाता है। और ये सफर वाकई में बहुत खास है। हमारे सुनने वालों को ये समझना होगा कि हम सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र का इतिहास नहीं खंगाल रहे हैं। मतलब सिर्फ आज के बिहार का नहीं। जी हाँ, असल में ये वो गौरवशाली विरासत है जो पूरे भारतीय इतिहास का केंद्र बिंदु रही है। आइए कल्पना करें उन विशाल खंडरों की, अशोक के भव्य स्तंभों की और उस प्राचीन बोधि वृक्ष की। बिल्कुल। ये सब सिर्फ पुराने स्मारक नहीं है, बल्कि ये उस महान सभ्यता के गवाह हैं जिसने पूरे उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और राजनीतिक दिशा तय की थी। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इस सभ्यता की कहानी कितनी पुरानी है। हमारे स्रोतों के अनुसार बिहार में सभ्यता का उदय पाषाण काल यानी आज से करीब 1 लाख ईसा पूर्व के पुरा पाषाण काल से ही दिखने लगता है। मुंगेर और नालंदा के पहाड़ी क्षेत्रों से हमें कुल्हाड़ी और खुरचनी जैसे पत्थर के औजार मिले हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि मानव का विकास कैसे धीरे धीरे हुआ। जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो मुंगेर से हमें छोटे और ज्यादा नुकीले पत्थर मिलते हैं। मतलब तकनीक बेहतर हो रही थी। एकदम सही। लोग ज्यादा कुशल शिकारी बन रहे थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ नव पाषाण काल में आता है। सारण जिले का चिरांद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। मैंने पढ़ा था कि वहां से पत्थर के नहीं बल्कि हड्डी के उपकरण मिले हैं। हाँ, हड्डी के उपकरण। इसके अलावा वैशाली का चेचर, पटना का मनेर और रोहतास के सेनवार से भी अवशेष मिले हैं। ये दिखाते हैं कि अब इंसान सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं था, वो खेती करने लगा था और बस्तियां बसाने लगा था। तो जब ये बस्तियां बस गईं तो जाहिर है समाज को चलाने के लिए नियम और राजनीति भी चाहिए होगी। शायद इसीलिए वैदिक काल और महाजनपदों का युग आता है। जी। स्रोत बताते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में उत्तर बिहार को विदेह के रूप में और ऋग्वेद में कीकट के रूप में उल्लेखित किया गया है। ये साहित्यिक साक्ष्य कितने प्राचीन है। और यही वो दौर था जब छोटे कबीले एक बड़े राजनीतिक ढांचे का आकार ले रहे थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार पूरे भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। और इनमें सबसे अद्भुत था वैशाली का वज्जी संघ। बिल्कुल। श्रोताओं को ये जानकर शायद सुखद आश्चर्य हो कि ये 8 गणों का एक समूह था। इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। जहां बाकी दुनिया में राजाओं का राज था, वहां एक रिपब्लिक। जी। इसके अलावा वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी। और फिर था मगध, जिसकी शुरुआती राजधानी गिरी ब्रिज या राजगीर थी। यही मगध आगे चलकर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। मगध के इस विशाल साम्राज्य बनने की असली कहानी तो हर्यक वंश के साथ शुरू होती है ना। हाँ। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। सही कहा आपने। बिंबिसार सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार था। अगर हम उसकी 3 रणनीतियों का विश्लेषण करें तो पहली थी विस्तार। उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को युद्ध में हराया और उसे मगध में मिला लिया। दूसरी रणनीति वैवाहिक संबंधों की थी। हाँ, उसने कौशल देवी से, लिच्छवी की चेलना से और मद्र की क्षेमा से विवाह किया। इन शादियों से उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। और तीसरी रणनीति कूटनीति की थी। जब अवंती के राजा चंडप्रद्योत बीमार पड़े तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनका इलाज करने उज्जैन भेजा। ये उसकी शानदार कूटनीतिक जीत थी, बिना लड़े ही दुश्मन को अपना एहसानमंद बना लेना। लेकिन मगध का इतिहास हमेशा इतना शांतिपूर्ण नहीं रहा। एक खौफनाक ट्रेंड भी दिखता है। अजातशत्रु ने सत्ता के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और फिर अजातशत्रु ने शक्तिशाली वज्जी संघ और कौशल को भी युद्ध में हरा दिया। पर एक विरोधाभास देखिए। कैसा विरोधाभास? इसी आक्रामक राजा के काल में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई। मतलब एक तरफ सत्ता के लिए खून खराबा और दूसरी तरफ शांति के धर्म का संरक्षण। ये सच में हैरान करता है। और सत्ता के लिए जो खून खराबा अजातशत्रु ने शुरू किया, वो उसके पुत्र उदयन ने भी दोहराया। उदयन ने भी पिता की हत्या की। लेकिन उदयन को इतिहास में एक बहुत ही दूरदर्शी भौगोलिक कदम के लिए याद किया जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना। बिल्कुल। उसने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर वसाया और उसे मगध की राजधानी बना दिया। भूगोल का ये इस्तेमाल कमाल का था। इसके बाद हम देखते हैं कि सत्ता शिशु नागवंश के हाथों में जाती है।
शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया और राजधानी वैशाली ले गया। फिर उसका उत्तराधिकारी कालाशोक आया। कालाशोक ने राजधानी को वापस पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया और 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति भी उसी के समय हुई। इसके बाद मगध की गद्दी पर नंद वंश का कब्जा होता है। नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने इतनी ताकत बटोरी कि उसने खुद को इकराट की उपाधि दी। उसने कलिंग तक को जीत लिया था। लेकिन इसी वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जी, सिकंदर अपनी अजेय सेना लेकर आया था, लेकिन मगध और नंद वंश की सेना का खौफ इतना था कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया। सोचिए, बिना लड़े ही सेना डर गई। लेकिन धनानंद का शासन अत्याचारी था और इसी अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए मौर्य साम्राज्य का उदय होता है 321 ईसा पूर्व में। हाँ, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हटा दिया। एक आम युवा से सम्राट बनने का यह सफर बहुत नाटकीय है। मौर्य साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। विलियम जोन्स वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूनानी लेखों के सेंड्रोकोटिस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में की थी। और विशाखा दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में भी इस नंद मौर्य संघर्ष का रोचक विवरण मिलता है। बिल्कुल, ये भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था। चंद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियां भी साधारण नहीं थीं। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त ने उसे हराया और शांति समझौते में काबुल, कांधार, मकरान और हेरात प्राप्त किए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया से विवाह भी किया। और इसी रिश्ते के कारण सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज पाटलिपुत्र आया। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी। इंडिका का दिलचस्प पहलू यह है कि उसने भारतीय समाज को 7 अलग-अलग वर्गों में विभाजित बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंत भी सोचने पर मजबूर करता है। 298 ईसा पूर्व में वो श्रवण बेलगोला चले गए और जैन धर्म की संलेखना विधि से प्राण त्यागे। एक महाशक्तिशाली सम्राट का इस तरह सन्यासी बन जाना सच में हैरान करता है। उनके बाद गद्दी पर उनके पुत्र बिंदुसार बैठे, जिन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था। हमारे स्रोत बताते हैं कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसने विदेशी कूटनीतिक संबंधों को बहुत मजबूत किया। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को और मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस ने डायोनीशियस को राजदूत बनाकर भेजा। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को वहां भेजा था। जी। और फिर इतिहास में अशोक महान का दौर आता है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में भयानक कलिंग युद्ध हुआ। इसका वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा था। भीषण रक्तपात देखकर अशोक ने हमेशा के लिए भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और धम्म नीति को फैलाने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। मौर्य साम्राज्य सिर्फ विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि एक शानदार प्रशासन के लिए भी जाना जाता है। उनका प्रशासन सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। एक बहुत ही केंद्रीकृत व्यवस्था थी। राज्य की कमाई का मुख्य स्रोत कृषि थी, जहां उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था और उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। एक मजबूत प्रशासन के साथ साथ इस काल में कला का भी शानदार दृष्टिकोण मिलता है। दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति लोक कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। और गया में आजीवक संप्रदाय के लिए बनी बराबर की गुफाएं भी हैं, जिनमें लोमस ऋषि की गुफा प्रमुख है। बिल्कुल, लेकिन समय के साथ मौर्य वंश का पतन हुआ और अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। राजनीतिक सत्ताएं तो बदलती रही, लेकिन बिहार बौद्ध और जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध के जीवन के प्रमुख पड़ावों को प्रतीकों से जोड़ा गया है। जैसे 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में उनके जन्म का प्रतीक कमल है। और 29 वर्ष की आयु में जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जिसका प्रतीक घोड़ा है। उनकी आगे की यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, जिसे संबोधि कहते हैं। ज्ञान पाने के बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया,
जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, जिसका प्रतीक स्तूप है। बौद्ध दर्शन को सरल भाषा में समझें तो इसके मूल में 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग है, जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसमें त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, और उनके साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक। इन्हीं शिक्षाओं को सहेजने के लिए 4 बड़ी संगीतियां हुईं। पहली संगीति राजगीर में अजातशत्रु के समय हुई, दूसरी वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और चौथी कुंडलवन में कनिष्क के समय हुई थी ना? एकदम सही। और इसी चौथी संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म की तीर्थंकर परंपरा भी यहाँ फली फूली है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्हें सम्मेद शिखर पर ज्ञान मिला था। उन्होंने 4 व्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की। ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन दर्शन में भी त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और स्यादवाद का सिद्धांत है, जो बताता है कि सत्य को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। स्यादवाद बहुत ही प्रगतिशील सोच है और जैन धर्म में भी संगीतियों का प्रभाव रहा है। 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम संगीति हुई, जहां श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। और द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई। अंत में महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी में हुआ, जो आज नालंदा में है। अब अगर हम वापस राजनीतिक इतिहास पर आएं, तो मौर्यों के बाद 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। फिर कण्ववंश आया और उसके बाद कुषाण वंश। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण भी किया था। हाँ, और वहां से वो विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र अपने साथ ले गया। कनिष्क का सिल्क रूट पर नियंत्रण था और उसने गांधार एवं मथुरा कला को संरक्षण दिया, जो भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। कुषाणों के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करना एक बड़ी कूटनीतिक चाल थी। इसी ताकत के बल पर उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। फिर आते हैं उनके पुत्र समुद्रगुप्त। विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है और दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति रची। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियां विशाल थीं। आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को उसने हराया। उसकी उपाधियां भी कमाल की थी, कविराज और अश्वमेध कर्ता। और सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, जो उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का हराकर शकारी की उपाधि ली। उनके समय में चीनी यात्री फाहियान आया था और नवरत्नों में कालिदास और वराह मिहिर थे। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया। और स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल किया और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। अब हम इस ऐतिहासिक सफर के अंतिम बड़े वंश पाल वंश पर आते हैं, जो प्राचीन गौरव के अंतिम वाहक थे। इसके संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देवपाल के समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत मजबूत थे। जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा के लिए 5 गांव दान में दिए थे। इस आल की कला भी अद्भुत थी। जी, धिमन और विट्ठलपाल द्वारा निर्मित कांस्य मूर्तिकला बेजोड़ थी। और यहीं आकर हमारा ये ऐतिहासिक सफर समेटना शुरू होता है। इस पूरी चर्चा से स्पष्ट होता है कि कैसे पाषाण काल के पत्थरों के औजारों से लेकर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वस्तरीय ज्ञान के केंद्रों तक बिहार ने पूरे भारत के राजनीतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को गढ़ा है। बिल्कुल। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए स्रोत सामग्री के आधार पर एक विचारणीय प्रश्न है। वो क्या है? सोचने वाली बात यह है
कि पाटलिपुत्र और मगध का क्षेत्र लगातार यूनानियों से लेकर चीनियों और कुषाणों तक सबको आकर्षित करता रहा। एक ही भौगोलिक केंद्र में ऐसा क्या था जो वो एक तरफ बुद्ध और महावीर जैसे शांति के दूतों की तपोभूमि बना और दूसरी तरफ सिकंदर की सेनाओं को डराने वाले नंदों और कलिंग का युद्ध लड़ने वाले मौर्यों की शक्ति का केंद्र भी। ज्ञान और युद्ध का ये अनूठा संगम ही शायद इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। सच में ये एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सबको मनन करना चाहिए। अगर आज की ये जानकारी और ये चर्चा पसंद आई हो तो ज्ञानासार एक्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।